टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए बहुत दिनों बाद चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। और ये एक चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे सॉइल मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन होता है 10 से 15 नंबर हर एक साल तो फिक्स है गेट में। तो इन 10 से 15 नंबर में कम से कम 4 मार्क, ठीक है, या फिर 5 मार्क फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आ जाता है। और ज्यादा आप देखे होंगे कॉमन डेटा क्वेश्चन, कॉमन डेटा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन फाउंडेशन इंजीनियरिंग से अधिक आता है। और एक चैप्टर है कंसोलिडेशन, उससे भी आता है, ठीक है। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे पढ़ते हैं। तो देखिए हमको करना क्या है इस चैप्टर के अंदर, हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो हमको ये नहीं डिजाइन करना है कि रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा फाउंडेशन डिजाइन करने में, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि देखिए जो भी स्ट्रक्चरल लोड है, आप जो भी किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाओगे, घर वर बनाया, तो उसका जो भी लोड है वो सॉइल पे आएगा। आप जमीन पे ही तो घर बना रहे हो, तो सॉइल पे आएगा। अब सॉइल पे जो लोड आने वाला है तो आपको ये पता लगाना है कि क्या मेरा सॉइल इतना एबल है कि वो उस लोड को बियर कर पा रहा है, उस लोड को रजिस्ट कर पा रहा है, अपने ऊपर ले पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, ये सब निकालना है, ठीक है। मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ निकालना है। क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हमको फाउंडेशन डिजाइन नहीं करना है, हमको सॉइल का स्ट्रेंथ निकालना है। अब चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो आप सभी को पता होगा कि एक फाउंडेशन होता क्या है। एक फाउंडेशन क्या होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे हम बनाते हैं फाउंडेशन को। देखिए मान लो ये कोई कॉलम है, ओके। अब इसे सपोर्ट करना है, तो आपने क्या किया, इस कॉलम को इस तरह से, एक कॉलम है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के अंदर कुछ कॉलम को पेनिट्रेट किया, फिर इस कॉलम पे जो लोडिंग आ रही है क्यू, मान लीजिए स्ट्रक्चर में ये कॉलम है और स्ट्रक्चर के ये एक कॉलम है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस पर लोड आ रहा है क्यू। अब ये लोड क्यू ट्रांसमिट करेगा ग्राउंड में, तो इसे ग्राउंड में ट्रांसमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस बनाते हैं, ठीक है। एक बेस बना देते हैं नीचे ग्राउंड के अंदर, इस पर लोड आता है और यहां से लोड ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह से होता है फाउंडेशन का काम, ये है फाउंडेशन के काम। तो ये जो लोड ट्रांसमिट हो रहा है ये ग्राउंड पे हो रहा है, सॉइल पे हो रहा है। तो मुझे यही पता लगाना है कि मेरा सॉइल क्या इतना सक्षम है कि इस लोड को ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ओके। तो देखिए, तो ये जो है ना, ये एक कंप्लीट, ये एक फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है। ये एक फाउंडेशन है। अब देखो ये जो बेस है फाउंडेशन का, ये जो बेस है इसे हम कहते हैं फुटिंग। लोग गलती से फाउंडेशन और फुटिंग को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट है फाउंडेशन यहां से यहां तक, और ये जो बेस है, ये जो स्लैब बनाया बेस पर, इसे हम कहते हैं फुटिंग। और फुटिंग जहां पर रेस्ट कर रहा है ग्राउंड पर, वहां पर जो लेवल होगा, वहां पर जो लेवल होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाउंडेशन लेवल, ठीक है। इसे हम कहते हैं फाउंडेशन लेवल। और फाउंडेशन लेवल कहने का मतलब है इस लेवल से आप फाउंडेशन बनाना शुरू करोगे इस स्ट्रक्चर का। और ग्राउंड से लेके फाउंडेशन लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके फाउंडेशन लेवल तक का जो डेप्थ है, ठीक है, डीएफ, इसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये बात क्लियर हो गया ना कि फाउंडेशन क्या है और फुटिंग क्या है। लिखिए कि फाउंडेशन
मैं जिस तरह से चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। सॉइल का सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मैं जितना बता दूंगा फाउंडेशन में। डिजाइन नहीं होगा, डिजाइन पढ़ोगे जब आरसीसी पढ़ लोगे तब डिजाइन होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट डिजाइन, वो सब मेथड यूज करके हम फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। लेकिन सॉइल में हम इतना पता लगा लेंगे कि मेरा सॉइल क्या सफिशिएंट है, उतना सॉइल का इतना स्ट्रेंथ है कि वो उस फाउंडेशन को होल्ड कर सके, अपने ऊपर रख सके, बियर कर सके, ठीक है। तो लिखिए फाउंडेशन क्या है तब। फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू विच लोड इज फाइनली ट्रांसमिटेड टू सॉइल। फाउंडेशन is that part of structure सो ये बात तो क्लियर हुई कि फाउंडेशन जो है, ओके, एक फाउंडेशन ये है एक लोड कैरिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का और एक पार्ट है जो कि सॉइल के बिलो है, ओके। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, इसके बिलो स्ट्रक्चर का और एक पार्ट है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का दो पार्ट है, एक है सुपर स्ट्रक्चर जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर है, दूसरा है सब स्ट्रक्चर जो कि ग्राउंड लेवल से बिलो है, ठीक है। और सब स्ट्रक्चर में एक पार्ट है फाउंडेशन भी। तो मैं क्या कहूंगा कि फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर, ओके, थ्रू विच लोड इज टू बी फाइनली ट्रांसमिटेड टू द सॉइल। जो भी स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है वो फाइनली ग्राउंड को सॉइल में जाएगा, बट थ्रू दी फाउंडेशन। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि कभी कभी हम कहते हैं फुटिंग। फुटिंग, ये फुटिंग क्या है? जैसे मैंने बताया अभी कि फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है पूरा फाउंडेशन होगा, ठीक है। लेकिन इस फाउंडेशन का जो बेस है ना, ये वाला, इसे हम कहेंगे फुट, तलहटी, तलवा, ठीक है, उसका बेस, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दो वर्ड में कि व्हाट इज फाउंडेशन एंड व्हाट इज फुटिंग। तो फाउंडेशन इज द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर बट फुटिंग इज द पार्ट ऑफ फाउंडेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि फुटिंग फाउंडेशन का पार्ट होता है, लेकिन एक फाउंडेशन जो है पूरे स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलिए अब कुछ बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे। ये सब जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हम अपना जो एक्चुअल थ्योरी है उस पर आ सकें। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स में जो हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं यहां पर हमें हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए ध्यान से सोचिए कि आपको कोई भी अगर कोई स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो उससे पहले आपका सॉइल का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जहां पर भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस जगह पे जो मेरा सॉइल है वो इतना कैपेबल है कि जो भी स्ट्रक्चरल लोड आएगा उसे संभाल सके, उसे सपोर्ट कर सके, उसे बियर कर सके, ठीक है। मतलब सॉइल का स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। एक अलग तरह से सोचे तो सॉइल का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो सॉइल का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए तो कहने का मतलब है ये पता होना चाहिए ना कि सॉइल कितना लोड सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर लोडिंग वैल्यू से अधिक लोड डाल दिया तो कैसे फेल हो जाएगा सॉइल, ये सब चीज पता होना चाहिए, तभी ना आप निकाल पाओगे कि कितना लोड वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो हमको यही निकालना है कि सॉइल मेरा कितना लोड ले सकेगा, ओके। और उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चरल लोड सॉइल पर ट्रांसमिट करेंगे। हम हमेशा ये चीज ध्यान में रखेंगे कि मेरा सॉइल जितना लोड सपोर्ट कर पा रहा है उतना ही मैं ट्रांसमिट करूं,
अब वो ट्रांसमिट करने का तरीका है फाउंडेशन बना के, ठीक है। तो फाउंडेशन बहुत अलग अलग टाइप का होता है, बहुत तरह का फाउंडेशन होता है, लेकिन अगर मैं एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको बताऊं तो दो तरह का होता है। दो तरह का होता है बेसिकली, ध्यान से देखिए, एक होता है सैलो और दूसरा होता है डीप। सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ओके, सैलो फाउंडेशन ये फाउंडेशन है और डीप फाउंडेशन। अब देखिए ऐसे लिखिए, पहले बना लीजिए टेबल कॉपी में। सैलो फाउंडेशन के नीचे लिखिए, इस तरह से और बनाइए, ये होता है आइसोलेटेड, ठीक है। दूसरा राफ्ट या फिर मैट, और यहां लिखिए फुटिंग। पेपर का कमी हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में इसी चीज को बनाऊंगा, लेकिन आप क्या करना, आप एक ही पेपर में लिखना, ठीक है, तब अच्छा लगेगा देखने में। और डीप फाउंडेशन तो सभी को पता है, बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पाइल, दूसरा होता है वेल, जो ब्रिज में, ब्रिजेस के केस में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रिज फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन जो ब्रिज में हम बनाते हैं, ब्रिज का जो पियर है उसे सपोर्ट करने के लिए जो फाउंडेशन बनाया, वेल फाउंडेशन। सिंकिंग फाउंडेशन इसे कहते हैं, ये सिंक करते जाता है, सिंक डूबते हुए जाता है, सिंकिंग फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। तो ये पाइल और वेल डीप में। तो देखो दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था तरजागी, जिन्होंने फाउंडेशन पे काम किया है, और दूसरे का नाम था स्कैम्पटन, ठीक है, स्कैम्पटन। तो ये देखिए, एक बार फाउंडेशन को फिर से देख लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन। ये मान लीजिए कोई एक कॉलम था, एक कॉलम का एक फाउंडेशन बना रहा हूं, कहने का मतलब आइसोलेटेड फुटिंग बना रहा हूं, आइसोलेटेड फाउंडेशन बना रहा हूं। ये कॉलम है, उसका ये बेस है, ये फुटिंग, ये है ग्राउंड लेवल, और इस पर स्ट्रक्चरल लोड आ रही है क्यू। तो ये क्या है, बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है। और ये क्या है, फाउंडेशन लेवल एफएल, और ग्राउंड लेवल से लेके फाउंडेशन लेवल के बीच का जो गैप है, इन सब चीजों को ध्यान से देखिएगा, इन्हीं सब चीजों को क्वेश्चन में यूज किया जाता है, यही सब टर्म क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा बी इतना है, डीएफ इतना है, निकालिए। तो इन सब चीजों को ध्यान से पहचानिए कि बी कौन है, डीएफ कौन है। तो ये है डीएफ, जिसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इन्हीं के ऊपर यही दो पैरामीटर, ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कौन कौन सा, डीएफ एंड बी। क्यों, जो तरजागी थे ना, उन्होंने कहा ये कि अगर मेरा डीएफ बाई बी का रेशियो अगर मैं लूं और ये आ जाए लेस देन इक्वल टू 1, तब मैं कहूंगा कि उस तरह का फाउंडेशन जो होगा वो होगा सैलो फाउंडेशन। आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अभी ध्यान में रखिए कि तरजागी कहता है कि डीएफ बाई बी का जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो अगर, तो जो मेरा फाउंडेशन होगा वो होगा सैलो फाउंडेशन। लेकिन स्कैम्पटन कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि यदि डीएफ बाई बी का जो रेशियो है वो लेस देन 2.5 आए, ठीक है, तो होगा मेरा फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन, ठीक है, तो होगा फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन। और पाइल के लिए यही वैल्यू थोड़ा बड़ी हो जाती है, चेंज हो जाती है। पाइल के केस में डीएफ बाई बी ग्रेटर देन 15, ओके। स्कैम्पटन, ये भी स्कैम्पटन ने कहा डीएफ बाई बी ग्रेटर देन 15,
पाई के केस में, डीप फाउंडेशन के केस में, डीप फाउंडेशन के केस में स्कैम्पटन ने ज्यादा, स्कैम्पटन का थ्योरी हम ज्यादा अप्लाई करेंगे डीप फाउंडेशन के केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग है, किसी तरह स्टार्ट करना था, तो ये था स्टार्टिंग। तो तरजागी और स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग ये दो पैरामीटर, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिएगा और लिख के रखिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये सैलो फाउंडेशन में मैंने आइसोलेटेड फुटिंग और राफ्ट टर्माइट क्यों लिखा, चलिए कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए, एक आइसोलेटेड फुटिंग कौन सा फुटिंग होता है? एक आइसोलेटेड फुटिंग कहने का मतलब है कि देखिए, एक स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे, ये मान लो मैं प्लान बना रहा हूं जमीन के ऊपर, ठीक है। जमीन के ऊपर आपको कैसा दिख रहा होगा? जमीन के ऊपर आप जो घर बनाया, तो यहां पे एक कॉलम होगा कॉर्नर पे, यहां पे एक कॉलम होगा, यहां पे एक कॉलम होगा, इधर एक होगा, इधर एक होगा, इधर एक हो सकता है, यहां एक होगा, यहां एक होगा, बीच में कहीं एक कॉलम दिए हो। तो ये सब कॉलम है, ठीक है। जो प्लान जो आप ऊपर से देख रहे हो, ये सब कॉलम है। तो इन कॉलम का अगर सब इंडिविजुअल फुटिंग है, ठीक है, इस कॉलम के ऊपर कोई स्ट्रक्चरल लोड आ रहा होगा क्यू, इस पर भी कोई एक लोड आ रहा होगा क्यू, इस पर भी कोई एक लोड आ रहा होगा क्यू, ठीक है। हर एक पे अपना अपना लोड है स्ट्रक्चर में। तो हर एक का अगर इंडिविजुअल फुटिंग बना रहे हैं, ठीक है, हर एक क्यू लोड को ट्रांसमिट करने के लिए उनका अलग है। मान लीजिए यहां पे एक फुटिंग बनाया, फिर उसी तरह से यहां एक फुटिंग बनाया, अलग अलग फुटिंग बनाया, तो हम कहेंगे इसे आइसोलेटेड फुटिंग। अब ये फुटिंग बनाने का, आइसोलेटेड फुटिंग बनाने का बहुत सारा तरीका है। क्या है कि हो सकता है आइसोलेटेड फुटिंग आप स्क्वायर बनाओ, शेप, जो फुटिंग कहने का मतलब इसका, ये जो स्लैब बन रहा है ना, ये स्लैब, ये स्लैब हो सकता है आप स्क्वायरिंग प्लान बनाओ, या फिर सर्कुलर बनाओ, या फिर रेक्टेंगुलर बनाओ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ये नहीं, ये प्लान का बता रहा हूं। तो इन तरह से बना सकते हैं, इस तरह से। तो ये होता है फुटिंग। अब देखिए, तो ये है आइसोलेटेड। अब फुटिंग मैंने जो लिखवाया है ना, फुटिंग, ये मैंने क्यों लिखवाया है? इसमें भी बहुत तरह का होता है फुटिंग। एक होता है स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पूरे फाउंडेशन में स्ट्रिप फुटिंग पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आप किताबों में पढ़ लीजिएगा, इनका जो थ्योरी है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, ओके, क्योंकि हमको आगे बढ़ना, हमको बेसिक पढ़ना है। फाउंडेशन बहुत बड़ा है ना, अब ये बताने बैठ जाऊंगा तो खत्म ही नहीं होगा। तो देखिए, ये सब आप बुक में पढ़ लेना थोड़ा मोड़ा इसके बारे में। स्ट्रिप फुटिंग, ये स्ट्रिप फुटिंग क्या होता है? स्ट्रिप फुटिंग को आप कह सकते हो वॉल फुटिंग, बेसिकली, मतलब जनरली वॉल फुटिंग, हम लोग यही कहते हैं वॉल फुटिंग। देखिए, ये क्या होता है कि वॉल के नीचे जो फुटिंग बनाया जाता है, कोई एक दीवार बना रहे, बाउंड्री वॉल, उसके नीचे भी तो फुटिंग होगा ना। अब ईटा तो ऐसे ही खड़ा नहीं कर दिया ना, मतलब ईटा का जो प्लेसमेंट है वो ऐसे ही खड़ा नहीं कर दिया ना, ब्रिक का प्लेसमेंट, नीचे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा ना, वो वही है फुटिंग, ठीक है। वो सपोर्ट क्या है? वो है फुटिंग, उसे कहेंगे वॉल फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग का लेंथ बहुत बड़ा होगा, विड्थ एक फिक्स होगा। देखिए क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो कोई एक दीवार है, ये क्या हो गया, ये कोई एक वॉल है, ठीक है। अब इसका ये फुटिंग है, इस फुटिंग का विड्थ है बी, ओके। ये वॉल एकदम कंटिन्यूअसली है, बाउंड्री वॉल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल। तो इसका लेंथ अंदर जा रहा है ना, और बी फिक्स है, तो स्ट्रिप फुटिंग है। ये जो फुटिंग है ना, इसे हम कहेंगे स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग का हमेशा क्या होगा? लेंथ इज फार 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 ग्रेटर देन बी, ओके। इसीलिए इस केस में क्या करते हैं, स्ट्रिप फुटिंग का जो भी कैलकुलेशन करेंगे पर मीटर लेंथ कर लेंगे, ठीक है, पर मीटर लेंथ करेंगे। ये होता है एक स्ट्रिप फुटिंग। और एक तरह का फुटिंग होता है
जिसे हम कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग या फिर कैंटिलीवर फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग या फिर कैंटिलीवर फुटिंग, ये क्या होता है ना कि मान लीजिए दो आइसोलेटेड फुटिंग है, कुछ इस तरह का सॉइल के ऊपर है कि सॉइल सेटल कर रहा है, फुटिंग सेटल कर रहा है। ये देखिए, ये एक फुटिंग है, ओके, और ये एक फुटिंग है, ठीक है। ये जो सॉइल है ना, ये कुछ ऐसा है कि ये फुटिंग पर, इस पर जो स्ट्रक्चरल लोड आ रहा है, इसके कारण ये फुटिंग सेटल कर जाएगी, इतना यहां तक सेटल आ गई। अब ये फुटिंग का लेवल है, ये पहले फाउंडेशन लेवल था यहां, अब हो गया यहां। तो क्या मतलब एक डिफरेंशियल सेटलमेंट है क्या इस केस में? डिफरेंशियल कहने का मतलब है फुटिंग नंबर 1 में थोड़ा सा सेटलमेंट और इसमें बहुत ज्यादा सेटलमेंट, मतलब दोनों अलग अलग सेटल कर रहा है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है, ठीक है। अगर इस तरह का कहीं कंडीशन जनरेट होता है ना, इस तरह का कहीं कंडीशन जनरेट होने का संभावना भी अगर रहता है, तो हम क्या करते हैं ना, एक बीम बना देते हैं इन दोनों को कनेक्ट करते हुए, जिसे हम कहते हैं टाई बीम, जो कि इन दोनों फुटिंग को बांधे हुए रहता है, आइसोलेटेड फुटिंग को बांधे हुए रहता है। इसे कहते हैं टाई बीम या फिर स्ट्रैप बीम। तो इस कारण से क्या होगा, अब जो ये डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा था, ये अब नहीं होगा, हाँ, ये रुक जाएगी। सो स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड करने का बेसिक रीजन क्या होता है? टू प्रिवेंट, ये आप देखो, आप जो थ्योरी पढ़ोगे उसका निचोड़ यही निकलेगा, उसका जो कंक्लूजन है यही निकलेगा, टू प्रिवेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो मैंने बता दिया टू प्रिवेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट, आप थ्योरी पढ़ लेना, उधर से कोई बुक होगा तो वहां से पढ़ लेना, टू प्रिवेंट डिफरेंशियल सेटलमेंट। हाँ, जहां पर जरूरत होगी मैं वहां पर जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये सब जरूरी नहीं है, ये सब हल्का सा आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए कि ऐसा होता है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रैप या फिर कैंटिलीवर फुटिंग। तो ये दो नाम है इसका, दोनों एक ही है, इस पर भी कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है कंबाइंड फुटिंग, ये कंबाइंड फुटिंग क्या होता है कि देखो, अगर दो आइसोलेटेड फुटिंग था, ठीक है, दो आइसोलेटेड फुटिंग था, अब लेकिन ये देखिए, ये मान लीजिए ये है आपका प्लान एरिया, ये प्लान एरिया है और इसी के अंदर में आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ओके, इसी के अंदर में आपको स्ट्रक्चर बनाना है। माने कि ये आपका है प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, ये है आपका प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। इस लाइन के बाद जो जमीन है वो किसी दूसरे का है, ओके। अब यहां पर आपका एक कॉलम आ रहा है, आपने बनाया, कोई बात नहीं, यहां पर भी एक कॉलम आ रहा है, ओके, यहां पर भी एक कॉलम आ रहा है। तो इस कॉलम का एक इंडिविजुअल फुटिंग बनेगा, आप जो भी बनाया, रेक्टेंगुलर बनाया, स्क्वायर बनाया, इसका भी एक इंडिविजुअल फुटिंग बनेगा। तो मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चरल लोड इस पे क्यू आ रही है और इस पर क्यू आ रही है, तो इसे ट्रांसमिट करने के लिए इंडिविजुअल फुटिंग ये बना, लेकिन इसे ट्रांसमिट करने के लिए सेम इस तरह से बन गया। तो क्या हो गया कि आपका जो फुटिंग बन रहा है वो कहां बन रहा है? प्रॉपर्टी लाइन के बाहर में ना। तो ये जिसका जमीन है वो आएगा, झगड़ा करेगा, बोलेगा ये फुटिंग आपने क्यों बनाया साहब, ये तो मेरा जमीन है, मेरा जमीन में फुटिंग क्यों बना दिया, ठीक है। और ये आपको बनाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसलिए तो आपको फुटिंग तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बन गया ऐसा, तो ये आपको अब क्वेरी हो जाएगा, अब झगड़ा हो जाएगा कि मेरे जमीन से आप अपना फुटिंग हटाओ। तो क्या करोगे? इस तरह के केसेस के लिए ना एक बहुत ज्यादा अच्छा उपाय है, बहुत ज्यादा अच्छा उपाय है, वो सरल सा उपाय है। वो क्या करते हैं, हम दोनों फुटिंग को, ये जो कॉलम अगल बगल थे, ये कॉलम है और ये कॉलम है, ठीक है, इन दोनों कॉलम का फुटिंग को हम कंबाइंड कर देते हैं। कहने का मतलब है
इसके कारण जो फुटिंग था हम एक ही फुटिंग में कंबाइन कर देंगे, ठीक है, एक ही फुटिंग बनाया, ओके। और वो फुटिंग कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगल आ जाए, हो सकता है ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इस तरह से। ये प्रेशर से बता रहा हूं ये जो फुटिंग बनेगा, ओके, इस तरह से। ये सब जो है ये सब है कंबाइंड फुटिंग। आपने दो फुटिंग को जोड़ दिया, एक ही में बनाया, मतलब दो फुटिंग स्लैब जोड़ दिया। ये सब जब आप कंक्रीट पढ़ोगे ना आरसीसी, तो वहां पर इनका कैलकुलेशन है, ठीक है, वहां पर भी इनका कैलकुलेशन वगैरह है। लेकिन इसका जो थ्योरी है ये सब पढ़ लेना आप कोई भी किताब से, लेकिन बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है, बेसिक बता दिया। यही सब होता है कि हम क्यों बनाते हैं, ये कंबाइंड फुटिंग क्यों करते हैं, ओके, मर्ज क्यों करते हैं। हम दो आइसोलेटेड फुटिंग को मर्ज कर दिया, कहने का मतलब यही है कंबाइंड फुटिंग। अब देखिए क्यों, बेसिकली व्हेन स्पेस इज लिमिटेड, व्हेन स्पेस इज लिमिटेड। अब देखिए एक होता है राफ्ट और मैट, इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है, राफ्ट और मैट। देखिए आपने बचपन से पढ़ा है मैट मैट मैट, मैट माने क्या, चटाई, मैट माने चटाई। तो मैट फाउंडेशन और मैट फुटिंग, फाउंडेशन तो नहीं मैट फुटिंग कहिए। मैट फुटिंग क्या होता है कि जहां पर अगर सॉइल आपका अगर बहुत कमजोर है, ठीक है, सॉइल बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना कि जो भी लोड आ रहा है, देखिए ऐसे देखिए, ये मान लो एक कॉलम है, इस पर एक लोड आ रहा है Q। अब इस कॉलम का लोड को ट्रांसमिट करने के लिए आपको फुटिंग बनाना था ना, ये फुटिंग बनाना था कि नहीं, ठीक है, ये फुटिंग बनाना था। उसी तरह से एक स्ट्रक्चर में कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ही कॉलम हो, बहुत सारा कॉलम होता है, हाँ, बहुत सारा कॉलम होगा। तो हर एक कॉलम के लिए अगर तुम आइसोलेटेड फुटिंग बनाओगे और सॉइल वीक है, तो हो सकता है वहां पे ज्यादा डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है उसका केस ज्यादा हो जाए, मतलब हर एक फुटिंग सेटल कर रहा है अपना 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 अपना, ठीक है। सोचिए अब आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब ये इधर सेटल कर गया, ये उधर, टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर सॉइल कमजोर है, ठीक है, अब कमजोर सॉइल कहने का मतलब है स्ट्रेंथ उतना उसका कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल, पढ़ा था ऑर्गेनिक सॉइल वगैरह, एक्सपेंसिव सॉइल बेसिक स्टार्टिंग में जो सॉइल का मैं स्टार्टिंग बनाया था 1, 2, 3 लेक्चर, वो सब मैं बताया था एक्सपेंसिव सॉइल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, या फिर ऐसे जगह पर जहां पर माइनिंग चल रहा है, फाउंडेशन इन माइनिंग, ये जो लिख रहा हूं ना, ये सब जो लिख रहा हूं एक्सपेंसिव सॉइल, फाउंडेशन इन माइनिंग, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहा हूं। तो फाउंडेशन इन माइनिंग और सॉइल फिलिंग एरिया, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन में अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, वहां पे फुटिंग बनाना है, तो वहां पे सॉइल थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि अभी फील किया ना, कंसोलिडेट नहीं हुआ है सॉइल, आपका सॉइल कंसोलिडेटेड नहीं है, तो कमजोर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए आइसोलेटेड फुटिंग ना बना के हम क्या करेंगे, एक चटाई बना देंगे स्लैब का, इस तरह से, ठीक है। ये पूरा एक फुटिंग बनाया और इसी पर कॉलम खड़ा है, हर एक कॉलम इसी पे है। अब बियरिंग एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितना हो गया, इतना, ये सारा पूरा जो स्लैब है ये बियरिंग एरिया है। अब जो सेटलमेंट भी होगा तो यूनिफॉर्मली होगा ना, इंडिविजुअली तो नहीं धसेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस कॉलम का सेटलमेंट कुछ ज्यादा, इसका कम, ऐसा नहीं। अब हर एक कॉलम, हर एक पूरा लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सॉइल के ऊपर, ठीक है। तो इस कारण से इस तरह का फुटिंग बनाते हैं, बियरिंग मैट फुटिंग। किस केस में, ऐसे सॉइल में जिसका बियरिंग कैपेसिटी लो हो। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है,
बियर, बियर करना मतलब संभालना, लोड को लेना, तो बियर, ऐसा बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल का वो कैपेसिटी जो कि लोड लेने में कार्य करे, अगर वो कम है तो हम मैट या फिर रॉक फाउंडेशन बनाएंगे। चलिए, बहुत बकवास हो गया, अब आते हैं अपने ओरिजिनल काम पर। ये सब थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो है फाउंडेशन सॉइल में। तो देखिए, मैं पहले आपको कुछ बता दूं कि हमको निकालना है सॉइल का स्ट्रेंथ, ठीक है, कि सॉइल मेरा कितना स्ट्रेंथ सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस चीज को निकालने के लिए कि मेरा सॉइल फेल कैसे करेगा। तो जनरली दो तरह से फेल करता है सॉइल, ठीक है, फेल्यूर ऑफ सॉइल, ये सब आपको पता है, मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूं कि फेल्यूर पैटर्न ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ फेल्यूर। तो दो टाइप ऑफ फेल्यूर है, एक है शियर फेल्यूर, और दूसरा है सेटलमेंट फेल्यूर। ठीक है, एक है शियर फेल्यूर, दूसरा है सेटलमेंट फेल्यूर। तो ये देखिए, शियर फेल्यूर कहने का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये देखिए शियर फेल्यूर क्या होता है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे बताया था इंटरलॉकिंग इफेक्ट। इंटरलॉकिंग इफेक्ट ऐसे सोचो आगे आएगा, बहुत खतरनाक टाइप से बताऊंगा, ऐसे सोचो, लिंक बता रहा हूं कहां से उठाया थ्योरी को। इंटरलॉकिंग इफेक्ट जो बताया था वहां पर क्या बताया था, डेंस सैंड वगैरह में कुछ होता है क्या? डेंस सैंड में इंटरलॉकिंग हो जाने के कारण तो कुछ इंटरलॉकिंग बढ़ता है, एक ऐसे समय आता है जहां पे इंटरलॉकिंग अचानक से टूटा, अचानक से इंटरलॉकिंग टूट जाता है और पूरे की जो भी सैंड के दाने हैं वो बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग इफेक्ट सोचिए, तो वो क्या है, वो एक तरह का शियर फेल्यूर है ना, सडनली टूट गया। हाँ, तो सडनली हुआ ना, यही मैं बता रहा था कि शियर फेल्यूर एक सडन टाइप ऑफ फेल्यूर होता है। इसमें जो सॉइल टूटेगा, जो इसका फेल होगा वो होगा सडन फेल्यूर। तो लिखिए सडन फेल्यूर। सडन फेल्यूर, और सडन हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब फेल हो जाएगा अचानक से, तो खतरनाक है, डेंजरस है। ओके, इट इज डेंजरस। तो देखिए सेटलमेंट फेल्यूर क्या होता है? सेटलमेंट मतलब कि ऐसे सोचो, एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, कहीं पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसके नीचे एक फुटिंग बनाया हुआ था जो भी, अब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक आपने कुछ दिन पहले देखा कि इलेक्ट्रिक पोल इतना ऊंचाई पे दिख रहा है, फिर कुछ दिन बाद है तो देखिए कम हो गया, उसका हाइट कम हो गया। ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये उसका फुटिंग, अब वो धस रहा है, ये अचानक से धस रहा है, जा रहा है, धसते जा रहा है, लेवल कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कल इतना था आज इतना हो गया तुरंत, ऐसा नहीं है, मतलब सडन नहीं हो रहा, ये प्रोग्रेसिवली हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। तो सेटलमेंट फेल्यूर प्रोग्रेसिव फेल्यूर है, सेटल कर रहा है ग्राउंड के अंदर, ये है प्रोग्रेसिव फेल्यूर। प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ फेल्यूर, सेटलमेंट फेल्यूर इज प्रोग्रेसिव फेल्यूर। अब एक चीज देखिए, एक चीज और मैं ये बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ आपके माइंड में हो, ठीक है। देखिए, अगर मैं शियर फेल्यूर के केस में सॉइल का स्ट्रेंथ निकालूंगा तो वहां पर मेरा हीरो होगा बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। जब भी मैं शियर फेल्यूर के केस में अगर मैं सॉइल का स्ट्रेंथ चेक करूंगा तो मैं चेक कर रहा हूं बियरिंग कैपेसिटी कितना है, ठीक है। और सेटलमेंट फेल्यूर के
टर्म में अगर मैं चेक करूं तो मैं निकालूंगा बियरिंग प्रेशर कितना है। इस केस में हीरो होगा बियरिंग प्रेशर। ओके, इन सब चीजों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। कब से बियरिंग कैपेसिटी, कभी बोल दिया बियरिंग कैपेसिटी, कभी बोल दिया बियरिंग प्रेशर। तो यही है कि अगर शियर फेल्यूर के टर्म्स में अगर आप बात कर रहे हो तो बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट फेल्यूर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो बियरिंग प्रेशर। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक फुटिंग है, ठीक है, ये कोई एक फुटिंग है, क्यू लोड आ रहा है इस फुटिंग के ऊपर। तो अगर मैं कहूं, आपसे पूछूं ये कि व्हाट इज सेफ लोड एट फुटिंग अगेंस्ट शियर फेल्यूर। अभी लिखते रहिए, अभी लिखते रहिए, मैं जो भी बता रहा हूं उसे सिर्फ दिमाग में रखो और लिखते रहो, ठीक है। आगे जब पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, जब अंदर जाएंगे, जब इसका सब रीजन पता करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी लिखते रहिए, सेफ लोड एट फुटिंग अगेंस्ट शियर फेल्यूर। अभी जान रहे हैं हम, हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। सेफ लोड एट द फुटिंग अगेंस्ट द शियर फेल्यूर, ये क्या होगा? अगर शियर फेल्यूर के अगेंस्ट में सेफ लोड में चेक करूं तो मैं लिखूंगा कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ फुटिंग, ये होगा आपका सेफ लोड अगेंस्ट शियर फेल्यूर। एरिया ऑफ फुटिंग क्या होगा? ये बी, ये बी इंटू ये वाला एरिया जो प्लेन एरिया होगा अंदर में, वो एरिया ऑफ फुटिंग। समझ में आ रहा है ना? ये तो मैं क्रॉस सेक्शन दिखाया ना, ये फुटिंग हो सकता है रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, स्ट्रिप हो, ठीक है। स्ट्रिप हो तो पर मीटर ले लेंगे, बी इंटू वन, लेंथ वन, ठीक है। तो इस तरह से आगे जब कैलकुलेशन करेंगे वहां पे पता चलेगा। अभी लिख लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, और एक केस है ना, क्या, बियरिंग प्रेशर वाला, अगर मैं आपसे पूछूं सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट फेल्यूर, ठीक है। तो ये क्या होगा? सेफ लोड अगेंस्ट सेटलमेंट फेल्यूर, ये होगा कितना? सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी सेफ बियरिंग प्रेशर, सेफ बियरिंग प्रेशर इंटू एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, ओके, ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी डिजाइन लोड, डिजाइन सेफ लोड, डिजाइन कि कितना लोड एक्चुअली में परमिसिबल होना चाहिए इस सॉइल के ऊपर, तो डिजाइन सेफ लोड क्या होगा? मिनिमम ऑफ बोथ, हाँ, इन दोनों में मिनिमम, जो मिनिमम होगा वही होगा डिजाइन सेफ लोड। डिजाइन सेफ लोड होगा मिनिमम ऑफ बोथ दिस कंडीशन, ओके। इन दोनों का मिनिमम, किसका किसका? ये बियरिंग कैपेसिटी इंटू एरिया ऑफ फुटिंग और बियरिंग प्रेशर इंटू एरिया ऑफ फुटिंग, इन दोनों केस को हमको एनालिसिस करना है और इन दोनों में से जो मिनिमम आ जाए जिसका वैल्यू, वही वैल्यू होगा हमारा डिजाइन लोड, ठीक है। और उसी लोड को लेके हम दे देंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कि इतना है मेरा सॉइल का डिजाइन लोड, और उस पर
अब वो उसका कोशिश ये रहेगा कि मेरा जो फाउंडेशन बने ऐसा बने कि ये डिजाइन लोड के आसपास हो मेरा लोड ट्रांसमिट, क्योंकि अगर उससे अधिक होगा तो सॉइल किसी ना किसी तरह से फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताऊंगा। अब यहां से एक्चुअल फाउंडेशन शुरू हुआ, यहां से, और ये दो जो टर्म बताया कि डिजाइन सेफ लोड कैसे निकालना है, इसे रेड नोट में लिखिएगा, डिजाइन सेफ लोड कैसे निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, जो टर्म वगैरह यूज करेंगे ना हम फाउंडेशन में, इस पूरे आने वाले चैप्टर में, उसके बारे में बताते हैं। वो कौन कौन सा टर्म है, कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहला तो ये आप बनाइए, एक फाउंडेशन बनाइए। ये देखिए, ये फुटिंग है, ओके, ये है बी, ये है फाउंडेशन लेवल, ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल, इस पर है लोडिंग क्यू, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, सॉइल है ना, ये भी सॉइल है, और ये क्या, डेप्थ ऑफ फुटिंग डीएफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अब देखिए, एक टर्म है जिसका नाम है, हम कहते हैं ग्रॉस प्रेशर। पहला लिखिए ग्रॉस प्रेशर, ये क्या होता है, ग्रॉस प्रेशर, या फिर इसी को हम और एक नाम कहते हैं ऐसे लिखिए ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी। इसी को और एक तरह से कहा जाता है ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी, ठीक है। इसको लिखा जाता है स्मॉल क्यू इंटू जी, ये है। अब ये क्या है, ये इस तरह से डिफाइंड है ना कि इसे हम कहते हैं कि इट इज टोटल प्रेशर एट द बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन। व्हाट इज इट, इट इज टोटल प्रेशर एट द बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन ड्यू टू, पहला देखिए, अच्छा इधर देखिए, टोटल प्रेशर एट द बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन ये वाला लेवल, ठीक है। यहां पर टोटल प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये टोटल प्रेशर किसके किसके कारण एक्ट कर रहा है, एक तो हो गया सेल्फ वेट, इस फाउंडेशन का सेल्फ वेट, जो भी मटेरियल है, कंक्रीट का आरसीसी होगा, उसमें सरिया भी होगा, तो सभी का सेल्फ वेट के कारण एक प्रेशर है यहां पर, प्लस सेल्फ वेट ऑफ सॉइल अबव दी फाउंडेशन लेवल, ये वाला सॉइल का सेल्फ वेट, प्लस अप्लाइड लोड क्यू। तो इनके कारण जो टोटल प्रेशर आ रहा है ना एट द बेस लेवल, उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रेशर और ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए लिखिए, ड्यू टू फर्स्ट क्या, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, सेकेंड सेल्फ वेट ऑफ soil above foundation level, तीसरा applied load at foundation, कौन सा लोड, सुपर स्ट्रक्चरल लोड, ठीक है, बाई सुपर स्ट्रक्चर।
ओके, दिस इज बाय सुपर स्ट्रक्चर। इसका देखिए ये क्या है कि क्या किया इसमें, मान लीजिए ये जो फुटिंग था आपका, जो ये फाउंडेशन था, ओके, ये इस लेवल पे आपको कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है टोटल, यही निकालना था। ठीक है, यही निकालना था। ये है ग्राउंड लेवल। ओके, तो मान लो ये जो सेल्फ वेट है ना, इसके कारण, सेल्फ वेट के कारण जो प्रेशर है, ये मैं कहूंगा अगर 100, ओके। अब ये सॉइल जो है यहां पर, इसके कारण जो प्रेशर आएगा, इसके कारण प्रेशर कितना आएगा, ये डेप्थ ऑफ फुटिंग है डीएफ, ठीक है, तो इसके कारण प्रेशर कितना आएगा ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल, एफएल। अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, आपको पता है गामा डीएफ, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, निकल जाएगा। इसके कारण जो प्रेशर आएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ सॉइल, ओके, ये प्लस ये अप्लाइड लोड के कारण जो प्रेशर आएगा, अप्लाइड लोड के कारण प्रेशर कैसे, ये Q डिवाइडेड ओवर ये वाला इसका एरिया, ये B इंटू जो भी है इसका एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ फुटिंग। तो ये तीन अगर आप ऐड करोगे तो आपको निकल के आएगा क्या, ग्रॉस बियरिंग और ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, और ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी, ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी, ओके, और ग्रॉस बियरिंग प्रेशर, ऐसे लिखिए, ग्रॉस बियरिंग इंटेंसिटी लिखिए, और ग्रॉस प्रेशर। ठीक है, तो ये है विलन, ये है विलन। हमारा जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना है उसमें ये है विलन, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए, इतना का लोड एक्ट कर रहा है, ओके, इतना का लोड एक्ट कर रहा है, टोटल इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है। अच्छा, ये सेल्फ वेट ऑफ सॉइल जो आप निकालोगे एबव फाउंडेशन लेवल, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल एबव फाउंडेशन लेवल जो आपको निकालना है, ये आप कैसे निकालोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या यही है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार ओवर, क्या करोगे, सिग्मा बार निकालना है, सिग्मा माइनस म्यू, सेल्फ वेट ऑफ सॉइल निकालना है, इफेक्टिव वेट, ठीक है, इफेक्टिव वेट आपको पता होना चाहिए, ओके। जब ड्राई होगा क्या हो जाएगा, गामा डीएफ माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या लिखेंगे, गामा डीएफ माइनस म्यू अगर नो वाटर, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस आपको लेना है। अगर, ठीक है, कहने का मतलब है, मान लो कि ये देखो, ये जो है फाउंडेशन लेवल, ओके, ये ग्राउंड लेवल, अगर ये सॉइल जो है ना, इसमें पानी नहीं है तो क्या करोगे, गामा डीएफ, ठीक है, माइनस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर कितना, 0। अगर पानी है तो क्या होगा, गामा सबमर्ज इंटू डीएफ, ठीक है, यही निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, ओके, इफेक्टिव वेट निकालना है। चलिए अब देखिए सेकेंड टर्म, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जो टर्म बता रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से लिखना कॉपी पे, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, क्योंकि इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है और यही हमको निकालना ही होता है, आपसे पूछेगा यही सब, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं बेसिक डेफिनेशंस। तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी, नेट प्रेशर इंटेंसिटी सेकेंड लिखिए, और क्यूएन, ठीक है। ये प्रेशर, इसका यूनिट क्या होगा, सभी का यूनिट मैं इस तरह से ले रहा हूं, देखिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है,
कि इट इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन इन एक्सेस ऑफ इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। ओके, कहने का मतलब है, लिखिए इसे, इट इज द प्रेशर at the base of foundation in excess of initial overburden pressure। अब ये इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर कौन सा है, ठीक है, कौन सा है? सॉइल के कारण ना, वो मट्टी के कारण ना, एक ओवरबर्डन प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है बेस ऑफ फाउंडेशन पर, पहले से जो लग रहा है मट्टी के कारण, सॉइल के कारण, ठीक है, इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रॉस प्रेशर निकाला था, तो क्यू एन को हम कैसे लिखेंगे, जो हमने ग्रॉस प्रेशर निकाला था क्यू जी, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, इफेक्टिव प्रेशर, सॉइल के कारण जो प्रेशर आ रहा था, यही तो है इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर जो पहले से लग रहा है, ठीक है। तो क्यूएन क्या हो जाएगा, क्यूएन माने कि नेट प्रेशर इंटेंसिटी बराबर क्यूजी माइनस गामा डीएफ, और क्यूजी अगर आपका सॉइल सबमर्ज्ड है, पानी है, तो गामा सबमर्ज्ड इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। ओके, तो ये था दो टर्म। तीसरा टर्म देखिए, थर्ड वन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, लिखिए ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तरजागी हमको यही निकालना सिखाए कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगा। लिखिए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU, ठीक है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU, इसको लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। ये कहता है कि इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ये वो अधिकतम ग्रॉस प्रेशर है, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। हमेशा ध्यान रखो, जितना भी प्रेशर देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, विच कैन बी अप्लाइड। अच्छा देखिए, बियरिंग कैपेसिटी मैंने कब बताया था, बियरिंग कैपेसिटी के केस में हीरो कौन है, मतलब किस केस का बियरिंग कैपेसिटी हीरो है, शियर फेल्यूर के केस के ना। तो बीएमएक्स अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कौन सा होगा, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड, ओके, विच कैन बी अप्लाइड ऑन द फाउंडेशन, ठीक है, जो हम फाउंडेशन पे डाल सकते हैं विदाउट शियर फेल्यूर। शियर फेल्यूर ना हो, ठीक है, ना होते हुए वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर आपको पता है, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल प्लस अप्लाइड स्ट्रक्चरल लोड, ये तीनों लोड का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हमको अगर मिल जाए जो हम अप्लाई करें फाउंडेशन के ऊपर, ताकि उसका शियर फेल्यूर ना हो, वही वाला प्रेशर जो है वही बताता है ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द फाउंडेशन लेवल, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेल्यूर ऑफ फाउंडेशन। शियर फेल्यूर ऑफ और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हम निकालेंगे बाय यूजिंग तरजागी थ्योरी और स्कैम्पटन थ्योरी, ठीक है, ये हम निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि कितना ले सकता है
इसे कैलकुलेट करेंगे बाय थ्योरेटिकल अप्रोच या फिर फील्ड मेथड, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, ये सब टेस्ट यूज करके हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। तो ये होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। या फिर इसे और एक तरह से आप कह सकते हो कि इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, ठीक है, एट विच सॉइल जस्ट फेल इन शियर। क्योंकि इसके बाद ये वो कम प्रेशर है कि इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉइल तो फेल करेगा इस शियर में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच शियर सॉइल विल जस्ट फेल इन शियर। लिखिए, इट इज द मिनिमम। तो ये हीरो है, ठीक है, ये क्या है, ये हीरो है, और ग्रॉस प्रेशर क्या है, विलन है। इट इज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच soil just fail in shear, ठीक है, जस्ट फेल इन shear। तो ये था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब लिखिए नेट अल्टीमेट, पॉइंट नंबर 4, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले कुछ भी करना हो तो यही निकालना होता है। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, QNU, ठीक है, QNU। अच्छा, बियरिंग कैपेसिटी इसे हम, हाँ, QU, ठीक है, इसे हम यही लिखते हैं QU, हमेशा लिखिएगा QU। और नेट तो QNU। अब नेट हमेशा आ रहा है, नेट आ रहा है तो आप क्या करो, जो इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर है उसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेट के केस में क्या करना है कि इसका इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर एट विच, ओके, विच कैन बी अप्लाइड। ऐसे देखिए, ये क्या है, हमने ग्रॉस प्रेशर के टर्म में हमने क्या किया था, सॉइल का जो वेट है वो कम कर दिया था ना, ओके, सॉइल का वेट कम कर दिया था। उसी तरह से इस केस में भी क्या करेंगे, हम सॉइल का वेट कम कर देंगे, ओके। QNU डेफिनेशन जो जाता है ऐसे देखो, बेसिकली क्या करेंगे, QNU इंटू QNU क्या लिखेंगे, QU जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उससे माइनस कर देंगे सिग्मा इफेक्टिव, ओके, माने कि सेल्फ वेट ऑफ सॉइल को नेग्लेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो नेट निकल के आ जाएगा। और ये नेट हमको क्या बता रहा है, हमको ये नेट ये बता रहा है कि मैक्सिमम नेट प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड, ओके, इन एक्सेस ऑफ, ओके, इन एक्सेस ऑफ सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल अबव फाउंडेशन लेवल, ओके, एट बेस लेवल ऑफ फाउंडेशन विदाउट शियर फेल्यूर। इसको जब तक लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, लिखो QNU क्या होगा, QU अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस दिस सेल्फ वेट ऑफ सॉइल अबव फाउंडेशन लेवल। ये सिग्मा कहां से लेना है आपको पता है ना, ये जो सिग्मा, ये जो सॉइल है इसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो QNU क्या बताता है कि इट इज मैक्सिमम नेट प्रेशर which can be applied ठीक है, which can be applied at the base of foundation without
shear failure, ठीक है, in excess of initial overburden pressure, ठीक है। तो इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर क्या था, वेट ऑफ सॉइल था, उसे हम नेग्लेक्ट कर दिया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से, तो हम उसे कहेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अब देखिए नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल गया, अब आपको निकालना है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को, जो हमारा था QNU जो निकल के आया नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसे लिखिए QNS नेट सेफ। QNU को डिवाइड कर देंगे बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ होगा आपको, ओके, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी सवाल में दिया होगा क्वेश्चन में। अब निकालना है नेट QNU निकालना, QNS निकालना, सॉरी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो QNU डिवाइडेड ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, जस्ट यही है, इसे लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज नेट अल्टीमेट bearing capacity divided by factor of safety। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये है QNS नेट सेफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी एक ही बात है, तो QNS निकालना है। ये चीज देखिए, ये जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हमको यही ऑर्डर से पहले हमको निकालेंगे, तरजागी इक्वेशन लगाएंगे और निकालेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट क्वेश्चन में यही बनाना है, क्वेश्चन में इसी तरह से बनता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद हम निकालते हैं क्या, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेट अल्टीमेट निकालने के बाद हम निकालेंगे नेट सेफ। अब नेट सेफ निकालने के बाद हम निकालेंगे सेफ लोड और सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जो कि हम अलाउ करेंगे। क्या निकालेंगे, 6 पॉइंट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ, अभी तो नेट सेफ निकाला ना, अभी निकालेंगे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। इसे अच्छे से लिखना और जिस ऑर्डर में बता रहा हूं उसी ऑर्डर में लिखना। क्यू सेफ, क्यू सेफ क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू सेफ क्या करेंगे, नेट जो निकला था QNS। अब QNS में हमने नेट में हमने क्या क्या किया था, सॉइल का जो वेट है उसे नेग्लेक्ट कर दिया था ना, उसे माइनस कर दिया था। अब सेफ निकालना है, अब हम क्या करेंगे, QNS प्लस सिग्मा बार। देखना ध्यान से, कहां पर प्लस करें कहां पर माइनस, इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका सॉइल का जो वेट था उसे ऐड किया तो क्यू सेफ हो गया ये मतलब QNS नेट सेफ प्लस गामा DF, ओके। कहने का मतलब है क्यू सेफ बराबर क्या हो गया, QNU डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा DF। ये हो गया सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ओके, दिस इज सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द डेंजर ऑफ शियर फेल्यूर। लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, लिखिए कि इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर है ना, इसमें सब चीज इंक्लूडेड है ना, वेट ऑफ फुटिंग इंक्लूडेड है, वेट ऑफ सॉइल इंक्लूडेड है और स्ट्रक्चर लोडिंग भी इंक्लूडेड है। ये तीनों को बियर करना है ना, इसे इन तीनों को होल्ड करना है, ओके।
तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द डेंजर ऑफ शियर फेल्यूर। लिख लीजिए इसके बारे में, ये है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब मुझे यहां पे एक चीज बताओ कि जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी मैंने निकाला है, तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही मतलब गामा डीएफ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्यों डिवाइड नहीं किया? गामा डीएफ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड क्यों नहीं किया? ये चीज मुझे बताइए। तो देखो गामा डीएफ ये तो पहले से ही है ना, ये तो उतना सॉइल तो है ही ना ओरिजिनली। अब इसे तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे डिवाइड कर सकते हो? ये तो इनिशियल है, ओवरबर्डन प्रेशर है, वो पहले से ही है, वो तो आप नहीं हटा सकते वहां से, ठीक है? ओके, इसलिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहां पर डिवाइड करना है? इस पर। ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक्ट जितना कर रहा है उतना एक्ट करेगा ही। ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक्टिंग कर रहा है ना, पहले से हिस्टोरिकल पीरियड से है ऑन द सॉइल। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने गामा डीएफ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड नहीं किया। तो हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कहां किससे डिवाइड किया? ये जो इंक्रीमेंट प्रेशर है, ये जो प्रेशर आपको मिल रहा है क्यूएनयू, इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इतना पता चल गया। तो अब ये बता दो 7th वाला, सेफ लोड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट शियर फेल्यूर निकल जाएगा। अब क्या निकलेगा? सेफ लोड एट दी, हमेशा देखिए ध्यान रखिए, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन ये वाला लाइन को यूज करके आईएएस में ऑब्जेक्टिव डाल देता है। एक बार डाला भी है, आप जो सॉल्व करोगे वहां पे एक कंक्रीट आरसीसी में से एक ऑब्जेक्टिव है जो कि इसी लाइन को यूज किया हुआ है, एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, इस लाइन को वहां पे स्किप कर दिया और आपसे पूछा कि लोडिंग कितना होगा, ये पूछा है, जस्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, लेकिन इस लाइन को स्किप कर दिया। ठीक है, तो एट द बेस ऑफ फाउंडेशन हमेशा याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी लोडिंग आ रहा है तो वो आ रहा है बेस ऑफ फाउंडेशन पे। बेस ऑफ फाउंडेशन कहने का मतलब इस पर, ये स्लैब पर, यहां पर। तो सेफ लोड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट शियर फेल्यूर निकल गया। कितना निकल गया? सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू सेफ, आप लिखना लाइन बाय लाइन, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इंटू फुटिंग एरिया, फुटिंग एरिया। ठीक है, क्यू सेफ इंटू फुटिंग एरिया। आपको कितना क्या निकल गया? सेफ लोड, इतना का लोड मेरा सॉइल ले सकता है, या फिर जो भी फुटिंग बनाओ ये फुटिंग इस सॉइल पर इतना लोड ले सकता है। ये डेटा आपको कैलकुलेट करके दे देना है किसको? स्ट्रक्चरल इंजीनियर को। ठीक है, अब टेंशन उसका। तो यहां तक हमने किया। इसके बाद हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ शियर फेल्यूर, कि शियर फेल्यूर किस तरह का होता है ये मैं अब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वाले वीडियो को देखना और मुझे बताना कि कहां पर नहीं समझे, क्या नहीं समझे। पहले यहां तक क्लियर करेंगे, जो भी डाउट होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक अभी पहले देखिए, और इसमें से कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो फौरन डाउट पूछो। 1 दिन का टाइम है, अभी अपलोड करूंगा तो रात में देखिए, रात में डाउट अपलोड कर दीजिए, मैं डाउट क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ शियर फेल्यूर पढ़ेंगे। जनरल शियर फेल्यूर क्या होता है, लोकल शियर फेल्यूर क्या होता है, पंचिंग शियर फेल्यूर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट क्या? तरजागी थ्योरी, या फिर मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालना है। फिर फील्ड मेथड पढ़ेंगे, प्लेट लोड टेस्ट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन मेथड पढ़ेंगे, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन पढ़ेंगे, बहुत सारा मेथड है, सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसका रिस्पॉन्स, मतलब ये समझ में आया या नहीं आया, इस पर कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वो नहीं, वो जो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, वो सब नहीं, ये सब, ये जो बताया, ये जो 5-6 पॉइंट बताया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। वेल, थैंक यू।